करने आए हैं ऐसे केस की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 11 से 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। ये ऐसा पहला केस है जिसमें षड्यंत्रकारियों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। 12 अभियुक्तों के खिलाफ FIR, 12 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट, 12 अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम। एक अभियुक्त दौरान ट्रायल जिसकी मृत्यु हो गई, वह 3/25 आर्म्स एक्ट में उसको 3 साल और 10,000 रुपये से दंडित किया गया। रेस्ट 120B के जो अभियुक्त थे उनको 14 वर्ष के सश्रम कारावास। कहीं ना कहीं तो सफ़र गोली लगने के दिन से और आज तक चैलेंजेबल रहा है और स्ट्रगल भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से। न्यायालय और न्याय से जुड़ी सारी बातें और उस पर जिस तरह से न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों द्वारा फैसले दिए जाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी केस की पैरवी जितनी मजबूत होती है, न्याय और न्यायाधीश के बीच का जो फासला होता है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आज हम बात करने आए हैं ऐसे केस की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 11 से 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है और एक को 14 इसमें 11 लोगों को सज़ा हुई है। और सज़ा की बात करें तो सज़ा में पैरवी का जो महत्वपूर्ण रोल रहा है उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि षड्यंत्रकारी जो होती है, षड्यंत्रकारी की जो धाराएं होती हैं उस पर सज़ा मिलना अभी तक आपने देखा होगा कि ना के बराबर रहा है। लेकिन शायद यूपी में या कहें देश में एक ऐसा पहला केस है जिसमें षड्यंत्रकारियों को उम्र कैद की सज़ा मिली है न्यायाधीश द्वारा। और इस पूरे फैसले पर किस तरह से कार्रवाई की गई और किस प्रकार से पैरवी की गई, इसके लिए हम बात करेंगे आज रोहित मौर्य जी से, जो न्यायालय परिसर में ADGC के पद पर जो है तैनात हैं। और इन्हीं की पैरवी से ही जो पीड़ित था उसको न्याय मिला है। और सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सर ये बताएं कि जो फैसला हुआ है न्यायाधीश द्वारा, तो इसमें किस प्रकार से इसकी शुरुआत कैसी थी? तथ्य इसका यह है कि विजयनगरम मार्केट, इंग्लिशिया लाइन, थाना सिगरा, वाराणसी में इंजर्ड विशाल कुमार सिंह, जो वहाँ के होटल थे अवैध, और जहां उस होटलों में लड़के लड़कियों को पैसा दे के घंटे 2 घंटे के लिए या वेश्यावृत्ति कराई जाती थी, उसका उनके द्वारा लगातार विरोध किया जाता था। और उनके द्वारा पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी, तमाम जगह प्रार्थना पत्र IGRS पोर्टल पे लगातार उनके द्वारा दिया जाता था, जिससे पुलिस कार्रवाई भी करती थी और कई होटलों को अवैध घोषित भी किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर इन मुलजिमान, जो सरफराज वगैरह का जो होटल था, राहत गेस्ट हाउस और ब्लू डायमंड जो इंजर्ड के घर के पास ही था, ये लोग ज़्यादा नाराज़ रहते थे और लगातार इनके द्वारा उनको थ्रेटनिंग दी जाती थी, जिसके बाबत इंजर्ड द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाती थी। लिखित रूप से IGRS पोर्टल पे LIU की जांच होती थी, पुलिस विभाग द्वारा इसकी कार्रवाई भी की जाती थी। इससे ये लोग लगातार नाराज़ रहते थे। और इंजर्ड जो है कि नेशनल प्लेयर था शूटिंग का और सामाजिक कार्यकर्ता था, जैसे जानवरों को कोई घाव लग जाए, कुत्तों को खाना खिलाना, किसी का एक्सीडेंट जानवरों को हो जाए उसका दवा इलाज भी आदि करता था। तो इसी कारणों से, और वो स्पोर्ट्स खेलने जाता है और खेल के जब वो आता है तो उसको 29/9/21 को विजयनगरम मार्केट में रात्रि 8 साढ़े 8 बजे अभियुक्त पंकज गुप्ता द्वारा गोली मार दी जाती है। और इस घटना में उसको सीने में गोली लगती है, जो उसके लगने के बाद उसको तत्काल वहाँ से लोग सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर मलदैया वाराणसी लाते हैं, जहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है। उसी दिन उनके पिता अशोक कुमार सिंह, जो इस मुकदमे के वादी मुकदमा है, उनके द्वारा मुकदमा कायम कराया जाता है 12 अभियुक्तों के खिलाफ। एक के ऊपर गोली मारने का आरोप है, बाकी 11 अभियुक्तों पे आपस में षड्यंत्र करके गोली मरवाने का आरोप है। और इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 पार्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। एक पार्ट में 6 अभियुक्त, एक पार्ट में 5 अभियुक्त, एक पार्ट में 1। और गोली मारने वाले को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो इस घटना के वेपन्स भी उसके पास से बरामद हुए, उसकी एक अलग मुकदमा कायम हुई, उसमें भी चार्जशीट आई। और चारों मुकदमों को एक साथ कंसोलिडेट करके इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ।
और अभियोजन द्वारा कुल इसमें 12 गवाह परीक्षित कराए गए हैं। वादी मुकदमा, इंजर्ड, चश्मदीद साक्षी, डॉक्टर्स, पुलिस, विवेचक, एफआईआर लेखक और तमाम एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ने 12 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर, 12 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट, 12 अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम, एक अभियुक्त दौरान ट्रायल जिसकी मृत्यु हो गई, बाकी रेस्ट सभी 11 अभियुक्तों को कोर्ट ने दोष सिद्ध किया 12 तारीख को। और 18 तारीख को अभियुक्त पंकज गुप्ता जिसने गोली मारी उसको आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। वह 3/25 आर्म्स एक्ट में उसको 3 साल और 10,000 रुपये से दंडित किया गया। रेस्ट 120 बी के जो अभियुक्त थे उनको 14 वर्ष के सश्रम कारावास और वह प्रत्येक अभियुक्त को 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। और उस टोटल जुर्माने की 11,10,000 में से 80% इंजर्ड को देने के लिए आदेशित किया गया, 8,80,000 रुपये। तो और ये एक तरीके से 307 में मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास गोली मारने वालों को न्यायाधीश द्वारा किया गया है। तो रोहित जी ये बताएं कि जैसे कि 2021 में ये घटना होती है और 2025 के लगभग ये सितंबर चल रहा है, सितंबर माह में फैसला आता है, तो ये जो गुनाह करने से लेकर फैसले तक का जो समय है इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है जी। तो शायद जहाँ यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी कम ड्यूरेशन में जो ये फैसला आया है और उस पर भी षड्यंत्रकारी जो धाराएं लगती हैं इस पर देखा जाता है अमूमन कि इस पर सज़ा बहुत कम ही या ना के बराबर भी देखी गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2021 में घटना होती है और 2022 में पार्ट करके चार्जशीट आती है, जिसका 2023 में चार्ज फ्रेम करके ट्रायल स्टार्ट किया गया और लगभग 2 साल चार्ज फ्रेम से जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के डेट तक, मतलब लगभग 2 साल के अंदर ये मुकदमे का विचारण कंप्लीट कर दिया गया और फाइल डिसाइड की गई। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश का है कि उनके द्वारा इसको दिन प्रतिदिन चलाने का आदेश किया गया और माननीय सत्र न्यायालय द्वारा भी उस आदेश के कंप्लायंस में इस पत्रावली को डे बाय डे चलाया गया और किसी भी तरह से इसमें कोई भी एडजर्नमेंट और इस चीज़ों को सीक नहीं होने दिया गया, इसलिए त्वरित निस्तारित हुआ और इंजर्ड को न्याय मिला। इस फैसले में एक प्रश्न निकल के ये भी आता है, जिस तरह की जो पीड़ित आपके द्वारा बताया गया कि पीड़ित ने लगातार प्रशासन को एक आवेदन के माध्यम, एक लिखित पत्र के माध्यम से लगातार शिकायतें दर्ज कराता रह गया, तो यदि क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि प्रशासन समय रहते इस पर विशेष रूप से ध्यान देता तो आज जो पीड़ित तो इस अवस्था में है शायद वो नहीं होता? नहीं, प्रशासन ने जैसे जैसे पीड़ित ने एप्लीकेशन दिया उस पर कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं और अभियुक्तों के खिलाफ जैसे सारे होटलों, जो 25 होटलों वहाँ पाए गए अवैध, उनको अवैध का घोषित करते हुए डीएम प्रोसेस में भेजा गया। अभियुक्त का 151, 107, 16 में चालान किया गया। होटलों पे विवेचक द्वारा बताया गया कि हमको सूचना मिलती थी, छापा मारते थे, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं मिलते थे। तो प्रशासन ने अपने स्तर से भी प्रयास पूरा किया है और प्रशासन अब कोई घटना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर से प्रयास किया है। कहीं ना कहीं चूक जो है, कहीं ना कहीं चूक शब्द नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई अपराध करता है, अपराधी करता है, तो वो अपने माइंड से कोई अपराध करने का योजना बनाता है। लेकिन प्रशासन ने जो एविडेंस, जैसे प्रशासन किसी के सीज करता है, उसको हाई कोर्ट या कोई अन्य अथॉरिटी रिलीज करता है, तो प्रशासन उसमें नहीं है। प्रशासन ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है और प्रशासन ने पूरी तरीके से इस मुकदमे में सहयोग भी किया है और विवेचक द्वारा पूरी तरह से इसमें ईमानदारी से चार्जशीट और एविडेंस भी कलेक्ट की। अच्छा, ये षड्यंत्र की धाराएं जो होती हैं इस पर अमूमन जो आपने जैसे बताया अभी कि लगातार जो है तारीखें पड़ती चली गई और इस पर जो है धीरे धीरे सुनवाई होती चली गई, इस पर इससे ये फैसला जल्दी कम समय में आ गया जी। लेकिन और अन्य केसों में देखा जाए हमारे वाराणसी ज़िले में ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं और हत्या पर भी है, हत्या के प्रयास में भी है, तो उस पर क्यों इस तरह के फैसले आना संभव नहीं हो पाता है? देखिए, उसके 2 कारण है कि जैसे हीनियस क्राइम, वुमेन से संबंधित क्राइम, उस पर तो त्वरित
कार्रवाई न्यायपालिका भी करती है और न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा भी किया जाता है। इस पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय का एक स्पीकिंग ऑर्डर था कि ये पत्रावली को डे बाय डे निस्तारित किया जाए, तो उस आदेश के अनुपालन में न्यायालय द्वारा इसकी दिन प्रतिदिन सुनवाई की गई, इसलिए इस पत्रावली को शीघ्र निस्तारण हो सका। तो रोहित जी, और एक क्वेश्चन और आपसे कि न्यायालय परिसर में जिस तरीके से कार्यप्रणाली को देखा जाता है, आम जनता जिस तरह से देखती है, आज भी आम जनता आंख बंद कर न्याय पर भरोसा करती है, न्यायपालिका भरोसा करती है। वो चाहती है, वो समझती है कि जब प्रशासन नहीं सुनेगा या अधिकारी नहीं सुनेंगे तो न्यायालय हमारी बात सुनेगा। आज भी ये भरोसा उन पर कायम है, उनका कायम है। तो इस भरोसे को कायम करने के लिए आपका प्रयास कितना रहा इस केस में? देखिए, हम स्टेट काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझे जिम्मेवारी दी कि राज्य की कोई भी पत्रावली को मैं शीघ्र से शीघ्र निस्तारित करवाऊं और जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाऊं, तो ये मेरा कर्तव्य भी है। और जिस कर्तव्य के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है, उस कर्तव्य के अनुपालन में मेरे द्वारा इस केस में पूर्णतया ये प्रयास किया गया कि इंजर्ड को जस्टिस मिले। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि जो फैसले आए और जिस तरीके से फैसले आए उस पर काफ़ी मेहनत और रोहित मौर्य जी द्वारा लगातार इसकी पैरवी पर ही ये फैसला बहुत जल्द ही आया। तो आते हैं उस व्यक्ति से जो इस पूरी घटना, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं और जिसमें 11 को सज़ा मिली है, उस घटना के पीड़ित विशाल सिंह जो इस घटना के जो है पीड़ित रहे हैं। सबसे पहले सर ये बताएं कि जिस दर्द से, जिस पीड़ा से आप गुजरे इस सारे 2021 से लेकर 2025 तक में, कैसा सफ़र रहा आपका? कहीं ना कहीं तो सफ़र गोली लगने के दिन से और आज तक चैलेंजेबल रहा है और स्ट्रगल भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये स्ट्रगल, ये चैलेंज कम हुआ। वो दर्द भी कम हुआ, वो पेन भी कम हुआ। उसमें हमारे जिला शासकीय अधिवक्ता जी हैं, रोहित मौर्य जी हैं, यहाँ के स्टाफ हैं जो कि अभियोजन पक्ष से उन्होंने न्याय दिलाने में पूरी सफलता दी। हमारे विवेचक हैं, हमारे वादी के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह जी हैं, और सबसे बड़ा रोल तो हमारे माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय का, जिन्होंने न्याय को न्याय के तरीके से दिलाया। अच्छा, जब आप पहली बार जब इस विषय पर आपने आवाज़ उठाई तो किस समस्या का जो सामने आपको सामने आपके आई? ये सर समस्या मैं 2018 से आवाज़ उठा रहा हूँ, चूँकि ये हमारा क्षेत्र वाराणसी जंक्शन स्टेशन के ठीक सामने है और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और कहा जाता है कि स्टेशन के आसपास साफ़ सुथरी अगर चीज़ें रहेंगी तो यात्रियों का ठहराव, यात्रियों का रुकना ज़्यादा होगा। उसको देखते हुए मैंने विरोध किया, क्योंकि हर घरों में वहाँ पे जो है प्रोस्टिट्यूट, देह व्यापार अनधिकृत हो रहे थे, वो भी बिना लाइसेंस के। तो मेरा विरोध शुरू से रहा है। शासन प्रशासन को मैं हमेशा लिखता रहा हूँ। जिन लोगों ने इसका विरोध किया मैं उनके खिलाफ़ भी लिखता रहा हूँ, क्योंकि मैं वायलेंस में भरोसा नहीं करता हूँ। बिल्कुल। नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि पेपर से अपनी बात को शासन प्रशासन को बताना। जी, तो ये बताएं सर कि अभी तो इससे फैसले आ गए हैं, तो अब जो आपका ये क्रम रहा है विरोध करने का या सच्ची चीज़ को बताने का, लोगों को अवेयरनेस करने का, तो ये क्रम चालू रहेगा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को? मेरा बिना किसी स्वार्थ के तब भी चालू था और आज भी चालू है। उस बीच में जैसे हमारे जिला शासकीय अधिवक्ता जी ने बताया कि प्रशासन का सहयोग बेशक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ओपनली बोलना बेहतर होता है, प्रशासन द्वारा प्रताड़ना भी दी गई बीच में। लेकिन फिर उस क्रम को जो है सुधारा गया जब उनको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, इसकी बातें सही हैं, इसके दिए हुए कागज़ सही हैं। उनको एनालिसिस हुआ कि नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। फिर उन्होंने पूरा सहयोग दिया और सहयोग का नतीजा है कि आज जो है 2 से ढाई साल के अंदर मेरी पत्रावली डिसाइड हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा गॉड गिफ्ट या किसी की कृपा है कि ऐसे सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आई जिन्होंने न्याय को न्याय की तरह से दिया है और जो मेरे उम्मीद से भी परे है। ठीक, तो देखा आपने कि जो प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया एक कम समय में एक सही तरीके से गुजर कर निकल गई और दोषी जो थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।